हाय देयर, ये MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो सबसे पहले है इसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ISO। सो ISO एक सिस्टम है, उसके प्रिंसिपल है। पहला है यहाँ पर कस्टमर फोकस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये प्रिंसिपल एम्फेसाइज करता है जो इंपॉर्टेंस है अंडरस्टैंड करने की और मीट करने की, पूरा करने की कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशन। उसके बाद है लीडरशिप। सो लीडरशिप प्ले करती है क्रूशियल रोल एस्टेब्लिश करने में, क्लियर विजन सेट करना, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स और क्रिएट करना एक एनवायरनमेंट जहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो एम्पावर्ड हो ताकि कंट्रीब्यूट कर सकें वो टोटल क्वालिटी इंप्रूवमेंट एफर्ट के लिए। और उसके बाद है फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। सो एम्पावर करना, एंगेज करना और एम्पावर करना लोगों को तमाम लेवल्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की फोस्टर करता है एक सेंस ऑफ ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट टू क्वालिटी। और उसके बाद है फिर प्रोसेस ओरिएंटेशन। सो अडॉप्ट करना एक प्रोसेस अप्रोच मींस अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना, इम्प्रूव करना जो इंटर रिलेटेड प्रोसेस हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है फिर सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। सो एक सिस्टम अप्रोच जो है, सिस्टमेटिक अप्रोच इन्वॉल्व, उसमें शामिल है क्या, अंडरस्टैंडिंग और मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल यानी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद है फिर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। सो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्वालिटी मैनेजमेंट का, और इसमें इन्वॉल्व शामिल है एक सिस्टमेटिक और ऑन गोइंग एफर्ट इनहेंस करने के लिए परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज। उसके बाद है फिर फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। सो ये प्रिंसिपल एम्फेसाइज करते हैं जो इम्पोर्टेंस है इन्फॉर्म डिसीजन करने की, जो कि बेस करता है एक्यूरेट और रिलायबल डेटा के ऊपर। उसके बाद म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। सो यानी कि एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सप्लायर के साथ, वो एसेंशियल होता है अचीव करने के लिए क्वालिटी गोल्स। सो नाउ द EFQM मॉडल जो कि यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट की एब्रीविएशन है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% एनेबलर्स, 50% रिजल्ट्स और 50% एलिमेंट्स एनेबलर्स के लिए और 50% रिजल्ट्स के लिए। अब आपके सामने TQM सिस्टम है। ऑब्जेक्टिव जो है वो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और प्रिंसिपल जो है वो है कस्टमर फोकस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, टोटल इन्वॉल्वमेंट। और एलिमेंट्स जो है वो क्या है, उसमें है लीडरशिप, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, सपोर्टिव स्ट्रक्चर, रिवार्ड एंड रिकग्निशन और मेजरमेंट। सो कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल यानी कि कंपनी लाइफ साइकिल। सो अब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि हर कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेशन जो होती है उसकी लाइफ साइकिल होती है। सो सबसे पहले ग्रो होती है, जब नई नई होती है तो ग्रोथ होती रहती है और उसके बाद एक उसकी एक पीक आती है, एक हद होती है, उस हद तक पहुँच जाती है और फिर उसके बाद स्टेबिलिटी होती है। अब स्टेबिलिटी को जितना ज़्यादा रखा जाए वही सक्सेस होगी और फिर उसके बाद डिक्लाइन आ जाती है। सो TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो TQM's अप्रोच द कस्टमर डिफाइंस क्वालिटी। अब जो कस्टमर डिफाइन क्वालिटी, ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है कि परसेप्शन जो है क्वालिटी का वो सब्जेक्टिव है और वेरी होता है कस्टमर टू कस्टमर। और उसके बाद द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, यानी कि जो इम्पोर्टेंस है वैल्यू देने की और रिस्पेक्ट करने की कस्टमर के ओपिनियंस और फीडबैक को। और उसके बाद है फिर हमारे पास कि कस्टमर ऑलवेज कम्स फर्स्ट। सो ये स्टेटमेंट जो है रिफ्लेक्ट करता है कमिटमेंट टू प्लेसिंग द कस्टमर नीड्स, रखना कस्टमर की नीड्स को, सेटिस्फेक्शन को फोर फ्रंट के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज़ हैं, यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशन जो है वो उनको दी जाए हाईएस्ट इंपॉर्टेंस डिसीजन मेकिंग में, रिसोर्स एलोकेशन और प्रोसेस डिज़ाइन में। उसके बाद है द कस्टमर इज अ किंग। सो यानी कि कस्टमर के पास सिग्निफिकेंट पावर है और इन्फ्लुएंस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होती है उसके ऊपर। और उसके बाद है फिर क्वालिटी बिगिंस एंड एंड विद कस्टमर। सो क्वालिटी बिगिंस की अगर हम बात करें, सो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी स्टार्ट होता है अंडरस्टैंड करते हुए, मीट करते हुए, पूरा करते हुए कस्टमर की एक्सपेक्टेशन। और एंड की अगर हम बात करें, सो अल्टीमेट जज जो होता है क्वालिटी का वो कस्टमर होता है। उसके बाद है कस्टमर एक्सटर्नल, इंटरनल, इन्वेस्टर और सोशल। सो एक्सटर्नल कस्टमर से मुराद जो है वो एंड यूज़र या कंज्यूमर होता है प्रोडक्ट या सर्विस का। ये इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो डायरेक्टली परचेज या यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ऑफरिंग। इंटरनल कस्टमर से मुराद इंडिविजुअल्स या डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिलाई करते हैं आउटपुट के ऊपर दूसरे डिपार्टमेंट के, या परफॉर्म करते हैं, या इंडिविजुअल्स जो है वो आउटपुट जो है आउटपुट के ऊपर दूसरे डिपार्टमेंट की या फिर इंडिविजुअल टू परफॉर्म देयर रोल इफेक्टिवली, ऑन रोल इफेक्टिवली। उसके बाद है फिर इन्वेस्टर कस्टमर। सो जो इन्वेस्टर कस्टमर होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअल्स या एंटिटीज़ जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है कैपिटल या रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद सोशल कस्टमर आते हैं जिससे मुराद ब्रॉड कम्युनिटी या सोसाइटी जो कि इन्फ्लुएंस हो सकती है या फिर इफेक्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ से। सो फॉरेन मार्केट्स हैव ग्रोन, ये स्टेटमेंट हाईलाइट करता है
जो इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस है और जो पोटेंशियल है इंटरनेशनल मार्केट का बिजनेसेस के लिए। एडवांसमेंट जो हुई है टेक्नोलॉजी में, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एसेसिंग और ऑपरेटिंग होना फॉरेन मार्केट में ज़्यादा फिजिबल और अट्रैक्टिव हो चुका है। उसके बाद है फिर इम्पोर्ट बैरियर्स एंड प्रोटेक्शन आर नॉट द आंसर। सो इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि सिर्फ इम्पोर्ट बैरियर्स और प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स के ऊपर सोली तौर पर रिलाई करना, यानी कि सिर्फ इन्हीं के ऊपर रिलाई करना जो है वो सस्टेनेबल या इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है लॉन्ग रन के अंदर। और फिर उसके बाद है कि कंज्यूमर्स आर मोर सोफिस्टिकेटेड। सो आज का जो कंज्यूमर है उसके पास एक्सेस है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तक, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है और फिर वाइड रेंज ऑफ चॉइस है जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। सो उसका नतीजा ये निकला कि कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो सोफिस्टिकेटेड हो चुका है अपनी परचेज डिसीजन के अंदर। और उसके बाद फिर ये कि जो दे डिमांड न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट। सो जिस तरह एक्सपोजर के अंदर इजाफा हो रहा है, कस्टमर की डाइवर्स प्रोडक्ट तक उसका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस कर रहा है वो कई सारी प्रोडक्ट्स को। सो कंज्यूमर जो है आज का कंज्यूमर ऐसा है कि वो चाहता है कि इनोवेटिव और इम्प्रूवमेंट वाली उसको प्रोडक्ट मिले। वो ऐसी प्रोडक्ट नहीं चाहता कि जो जिसमें वही कॉमन फीचर्स हों जो पहले भी अवेलेबल होते थे। सो वो इनोवेटिव और इम्प्रूव प्रोडक्ट की तरफ जो है उसका ध्यान है। सो कंज्यूमर्स आर ऑफर्ड मोर चॉइसेस। सो आज की ग्लोबलाइज और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कंज्यूमर के पास जो वो एक्सेस है कई तरह की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, बहुत सी ब्रांड्स की और प्रोवाइडर्स की। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने से, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के आने से और ग्लोबलाइजेशन से सिग्निफिकेंटली जो है वो एक्सपेंशन हुआ है जो चॉइसेस हैं कंज्यूमर के पास जो अवेलेबल हैं, और दे हैव बिकम मोर डिस्क्रिमिनेटिंग। सो जिस तरह से नंबर ऑफ चॉइसेस के अंदर इजाफा हुआ है, कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कर्निंग हो रहे हैं और सिलेक्टिव हो रहे हैं अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज ड्रिवन बाय कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। सो कंज्यूमर जो है वो, कस्टमर जो होता है वो कोर होता है किसी भी बिजनेस सक्सेस का। उनकी नीड्स और वांट जो है वो शेप करती हैं जो डिमांड होती है प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट के अंदर। सो डीपली अंडरस्टैंड करना कंज्यूमर के प्रेफरेंस, पेन पॉइंट्स, डिज़ायर्स, एस्पिरेशन, बिजनेसेस जो है वो टेलर कर सकते हैं अपनी ऑफरिंग को ताकि इफेक्टिवली एड्रेस करें उनकी नीड्स और वांट। उसके बाद है मैच ऑर्गेनाइजेशन यूनिक रिसोर्सेज विद अपॉर्चुनिटीज। सो जो की है यानी कि चाबी है हासिल करने की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की, वो क्या है? अलाइन करना ऑर्गेनाइजेशन के यूनिक रिसोर्सेज को आइडेंटिफाइड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। और फिर उसके बाद है कि प्रोवाइड बेसिस फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। जब एक बिजनेस अचीव करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सो वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है उसकी एबिलिटी आउट परफॉर्म करने की कॉम्पिटिटर्स को, डिलीवर करता है सुपीरियर वैल्यू कस्टमर्स को। उसके बाद है प्रोवाइड डायरेक्शंस एंड मोटिवेशन। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है क्लियर डायरेक्शन बिजनेसेस के लिए, और ये हेल्प करता है उनको कि डिफाइन करें यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, टारगेट मार्केट सेगमेंट और डिफरेंशिएट करें खुद को मार्केट प्लेस के अंदर। सो नाउ दी TQ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में सबसे पहले है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो ये कंपोनेंट जो है वो फोकस करता है बिल्ड करने के ऊपर, मेंटेन करने के ऊपर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ। उसके बाद है लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि इफेक्टिव लीडरशिप जो है वो क्रूशियल होती है इस्टेब्लिश करने के लिए कल्चर ऑफ क्वालिटी और ड्राइव करना ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। उसके बाद है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। सो लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और ये कंपोनेंट जो है वो फोकस करता है इफेक्टिवली मैनेज करना और डेवलप करना वर्कफोर्स को। उसके बाद है फिर प्रोसेस और सिस्टम मैनेजमेंट। सो ये कंपोनेंट एम्फसाइज करता है जो इंपॉर्टेंस है एफिशिएंट और इफेक्टिव प्रोसेस की और सिस्टम की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है फिर डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सो ये जो है हाईलाइट करता है जो सिग्निफिकेंस है डेटा ड्रिवन डिसीजन की और नॉलेज मैनेजमेंट की। सो फिर इसके बाद है फिर क्वालिटी मीटिंग्स, 9 डिस्कशन स्किल्स। सबसे पहला है ओपन द डिस्कशन। सो दिस स्किल इन्वॉल्व सेट करना स्टेज जो डिसीजन के लिए प्रोवाइड करते हुए कॉन्टेक्स्ट स्टेट करना पर्पस जो है मीटिंग का और आउटलाइन करना एजेंडा। लिसन यानी कि एक्टिव लिसनिंग क्रूशियल होती है इफेक्टिव डिसीजन के लिए। और उसके बाद आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, इंश्योर करना क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सो इम्पोर्टेंट होता है कि पूछा जाए, क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा जाए जब कभी भी ज़रूरत हो। और उसके बाद में मैनेज पार्टिसिपेशन।
सो स्किल मैनेजमेंट जो होती है पार्टिसिपेशन की इन्वॉल्व एनकरेज करना तमाम पार्टिसिपेंट्स को कि वो कंट्रीब्यूट करें, बैलेंस द इनपुट फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड प्रिवेंटिंग डोमिनेंस, किसी एक की डोमिनेंस को रोका जाए या फिर एक्सेसिव साइलेंस को। उसके बाद समराइजिंग का मतलब क्या है कि ब्रीफली तौर पर रिकैप किया जाए जितने भी की पॉइंट और मेन आइडिया जो कि डिस्कस हुए मीटिंग में। और मैनेज टाइम मैनेजमेंट एसेंशियल होती है ताकि इंश्योर किया जाए कि डिस्कशन जो है वो ट्रैक के ऊपर रहे, ट्रैक से हटे नहीं, और कंप्लीट हो जाए जो भी एलोकेटेड टाइम फ्रेम है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। और कंटेंट डिग्रेशंस, सो डिस्कशन के अंदर कॉमन होता है कन्वर्सेशन के लिए कि वो डेविएट करें मेन टॉपिक या एजेंडा से। सो कंटेनिंग डिस्ग्रेशन इन्वॉल्व जेंटली रिडायरेक्टिंग द डिस्कशन, जेंटली तौर पर रिडायरेक्ट किया जाए डिस्कशन को बैक टू द इंटेंडेड सब्जेक्ट, और फोकस रखा जाए रिलेवेंट इश्यूज के ऊपर। उसके बाद फिर टेस्ट फॉर एग्रीमेंट, इंश्योर करने के लिए कि डिसीजंस या फिर एक्शंस जो वो कलेक्टिवली एग्रीड हुए हैं। इंपॉर्टेंट होता है कि टेस्ट किया जाए एग्रीमेंट के लिए। उसके बाद क्लोज द डिस्कशन, सो क्लोज द डिस्कशन इफेक्टिवली इन्वॉल्व समराइज करना है की पॉइंट्स, एक्शन आइटम्स एंड नेक्स्ट स्टेप। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। ये स्लाइड्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक नहीं दिखाई दे तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।